कुंतल की आवाज़ में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज शुरुआत कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस चार्ट में आप देखिए, आज चर्चा करेंगे हम आदिकाल पर। प्यारे बच्चों, ये देखो, मैंने चार्ट में सारे मुख्य बिंदुओं को रख लिया है और इस तरह मैंने ये चार्ट बनाया है। इस तरह का चार्ट घर पे बना के आप लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और मुख्य बिंदुओं को आसानी से याद कर सकते हैं और बार बार दोहरा भी सकते हैं। हाँ, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले आदिकाल। विक्रम संवत 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। आदिकाल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा, क्योंकि उनका मानना था कि इस काल में वीर साहित्य ज़्यादा लिखा गया। भाषा की बात अगर हम करें तो मुख्यतः अपभ्रंश भाषा इस समय काम में ली जाती थी। उसके अलग अलग विभिन्न रूप देखने को मिले हैं। धार्मिक साहित्य इस समय रचा गया, क्योंकि सब अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य रचना कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य, जिसमें चर्यापद, बौद्ध धर्म के तत्व और दोहे सम्मिलित हैं। जबकि दूसरा जैन साहित्य, जिसमें 8वीं शताब्दी में जैन साधुओं द्वारा रचा गया। उसके बाद तीसरा नंबर पे नाथ साहित्य, शैव मत का विकास और हुआ, जो कि योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ जी द्वारा ये रचा गया था। हाँ, तो बच्चों, अब हम देखते हैं आदिकाल की मुख्य रचनाओं में रासो साहित्य। रासो साहित्य में सबसे प्रथम है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखें हमीर रासो, जो शाड़ंगधर द्वारा लिखा गया। विजयपाल रासो जलहि सिंह द्वारा लिखा गया। खुमान रासो दलपति विजय द्वारा लिखा गया। बीसलदेव रासो नरपति नाला द्वारा लिखा गया और केदार द्वारा जयचंद्र प्रकाश लिखा गया और जगनीक द्वारा परमाल रासो लिखा गया। इस तरह से रासो ग्रंथों की परंपराएं उस समय पूरी तरह से उन्नत शिखर पर थी। मधुकर कवि द्वारा जयमयंक जस चंद्रिका लिखा गया और उसके अलावा अमीर खुसरो के द्वारा खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, उनके द्वारा कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली लिखी गई। हाँ गुरु माता, हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलो अब हम आगे देखते हैं आदिकाल की अन्य रचनाओं और कवियों के बारे में। उसमें सबसे पहले देखें तो अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासो लिखा, वो एक वीरा काव्य के रूप में लिखा गया। उसके बाद जैन कवि धनपाल ने भविष्यत कहा एक कथा काव्य लिखा। उसके आगे 11वीं शताब्दी में ढोला मारूरा दोहा, जो एक प्रेमाख्यान काव्य है। उसके बाद अगर हम देखें अमीर खुसरो पुनः, जिन्होंने की पहेलियाँ, मुकरियाँ खड़ी बोली में लिखी। ये उस समय की एक विशेष बात रही कि जब अपभ्रंश भाषा चल रही थी, उस समय खड़ी बोली में अमीर खुसरो द्वारा पहेलियाँ लिखी गई, मुकरियाँ लिखी गई, मुक्तक काव्य लिखा गया, जिस समय प्रबंध काव्य ज़्यादा लिखा जा रहा था। उधर आगे देखें तो विद्यापति, जिन्होंने पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये तीनों रचनाएं लिखी। पदावली की विशेषता देखें तो राधा कृष्ण भक्ति पर आधारित श्रृंगार और संगीतमय रचना है। बच्चों, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना इस रचना को, बहुत ही प्यारी रचना है ये। और ये भी ध्यान होना चाहिए आपको कि विद्यापति जी को आचार्यों ने संक्रांति काल का कवि कहा, क्योंकि उन्होंने आदिकाल और भक्ति काल दोनों में ही अपने कौशल को निखारा है, अपने कौशल की छटा बिखेरी है। हाँ गुरु माता, हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब हम ये चार्ट देख रहे हैं जिसमें आदिकाल में गद्य साहित्य बताया गया है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। अब देखो, आदिकाल में गद्य साहित्य भी लिखा गया पद्य साहित्य के साथ साथ। उसी की कुछ रचनाएं मैंने यहाँ अपने चार्ट में ली हैं। सबसे पहले देखें तो गद्य पद्य मिश्रित रचना है, जिसे चंपू काव्य कहा गया। उसके बाद रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई रावल वेल और दामोदर कवि द्वारा लिखी गई उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर रचना जो लिखी गई वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई। इस तरह से गद्य साहित्य आदिकाल में प्रसिद्ध हुआ। हाँ गुरु माता, हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिल रही है। अब जैसा कि ये चार्ट आया है जिसमें बताया गया है प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, तो क्या प्रवृत्तियों की और विशेषताओं को दोनों को एक ही माना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं काफ़ी कुछ समानता लिए हुए होती है। अब देखो इस चार्ट में वीर गाथाओं का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन आदिकाल में हुआ, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार का भी उसमें बाहुल्य रहा। और देखें तो युद्धों का सजीव वर्णन किया गया, क्योंकि कभी राजा महाराजाओं के साथ ही रहते थे और उनके साथ युद्ध में जाते थे, इसलिए बहुत ही सजीव वर्णन युद्धों का हुआ। परंतु क्योंकि राज्य अलग अलग बटे हुए थे, इसलिए संकुचित राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति भी उस काल में देखने को मिली है। हाँ, पर साथ में देखें तो वीर और श्रृंगार रस का समन्वय मिलता है। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना प्रधान रहा, क्योंकि लेखन क्षमता, या कहना चाहिए लेखन तत्काल नहीं हो पाने के कारण बाद में उसको लिखा जाने से वो कल्पना में बदलता चला गया। और लोक भाषा में भी साहित्य रचा गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक गीत रचनाएं हुई। और आगे भाषा देखें तो क्योंकि वीर रस में साहित्य था तो डिंगल भाषा में काव्य रचना हुई। छंद देखें तो दोहा, सोरठा, फागु, चरचरी और पहेलियों का प्रयोग उस समय हुआ। साहित्य में सामाजिक प्रवृत्तियों का समावेश भी उस समय हुआ है। और विविधताओं से युक्त यह साहित्य आदिकाल की आधार भूमि, या कहना चाहिए हिंदी साहित्य की आधार भूमि रहा। हाँ गुरु माता, हमें बहुत ही अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ गया है। हम और पुस्तकों में से आदिकाल के बारे में जानकारी लेके आएंगे और आपको बताएंगे, और जो प्रश्न बनेंगे उसमें भी हम चर्चा करेंगे आपस में। अब हम आगे पढ़ेंगे भक्ति काल अगली बार। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न इसमें बनते हैं प्रश्न पत्र में से देख के उसके अनुसार हमें कार्य करना है और उन मुख्य बिंदुओं का उपयोग करते हुए अपने प्रश्न के सटीक उत्तर देने हैं। धन्यवाद धन्यवाद गुरु गुरु माता। माता।